कैसे हैं आप? मेरे बच्चों, वीडियोस मेरी आ रही है लगातार आपके साथ और मैं हमेशा जो है आपका साथ देता हूँ, पढ़ाई में आपके साथ रहता हूँ। और मेरे बनाए हुए नोट्स पे थोड़ा सा विशेष ध्यान देना। नोट्स बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर आप वीडियोस देख रहे हैं और नोट्स नहीं बना रहे हैं तो बहुत समस्या हो जाएगी आपके लिए। तो नोट्स जो वीडियोस हैं उन्हें आप जरूर देखते रहिए और अपने नोट्स बनाते रहिए। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ एक नया चैप्टर आपके लिए आज, और टॉपिक का नाम है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। बहुत फेमस है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, और इसे कई दूसरे नाम से बुलाया जाता है। जरूरी नहीं कि ये इंडियन काउंसिल एक्ट या भारत परिषद अधिनियम ही कहा जाता है। इसे एक दूसरे नाम से भी बुलाया जाता है और जिसे कहा जाता है मार्लो मिंटो सुधार। मार्लो मिस जो थे ये भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ऐसा माना जाता है। और आपको थोड़ा सा ध्यान देना है इन चीजों पे। तो इसका दूसरा नाम भी आता है, अगर ये नाम नहीं है इस एक्ट का नाम तो दूसरा नाम भी आता है मॉर्ले एंड मिंटो सुधार रिफॉर्म्स 1909। यानी कि जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो कहीं ना कहीं हम क्या पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं हम ये इंडियन काउंसिल एक्ट पढ़ने वाले 1909। वैसे इससे पहले जो काउंसिल एक्ट थे वो दो आ चुके हैं। 1861 वाला आया हुआ है और 1892 वाला भी इंडियन काउंसिल एक्ट। दो इंडियन काउंसिल एक्ट पहले पढ़ चुके हैं और अब तीसरा इंडियन काउंसिल एक्ट है 1909, जिसे मॉर्लो मिंटो सुधार भी कहा जाता है। ये 1909 में है। और मैं बताना चाहूंगा एक बेसिकली चीज कि भारत में जो शासन प्रणाली है, भारत में जो शासन प्रक्रिया है वो किस तरीके से चल रही है। भारत में जो शासन प्रणाली है वो किस तरीके से स्टार्ट होती है, कैसे कौन कौन सी जो पावर्स हैं जो भारत में शासन कर रही हैं, किस किस माध्यम से शासन कर रही है, मैं इनके बारे में बात करने वाला हूं। देखिए, कहीं ना कहीं मैं जो बताने वाला हूं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो नोट्स हैं, जो बेसिकली फाउंडेशन वाली जो चीजें हैं वो मजबूत हो जाएंगी। मैं चाहता हूं कि आपका जो जीएस फाउंडेशन की चीजें हैं वो मजबूत हो जाए और इसी बेस के आधार पर मैं छोटी छोटी वीडियोस जो है मैं अगर चाहता तो पूरा भारत का संवैधानिक विकास मैं एक ही वीडियो में कर देता पूरा, और लगभग 2.5-3 या 4 घंटे की वीडियोस हो जाती है आपकी। लेकिन उससे कोई फायदा नहीं था। मैं चाहता था कि हर पॉइंट को मैं अलग अलग पॉइंट में आपको समझाऊं और जिससे कि आप कहीं ना कहीं एक सिस्टमैटिक चीजें आगे बढ़े। ये जरूरी नहीं है कि मैं आपको एक ही वीडियो में सब चीज ला दूं, वो उससे आपका घपला हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगा। कहते हैं ना खिचड़ी जो घपला हो जाता है बच्चे, वो खिचड़ी वाला जुगाड़ हो जाएगा। मैं वो नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि आपका अच्छा सा सिलेक्शन हो और आप अच्छे से पढ़ें और अपना फाउंडेशन मजबूत करें। इसी आधार पर मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है? आप जरा ध्यान से देना। देखिए, भारत में शासन का सिस्टम क्या था। सबसे पहले ब्रिटिश क्राउन आता था। सबसे पहले कौन आता है बच्चे? ब्रिटिश क्राउन आता है। यानी कि सबसे पहले ब्रिटिश जो राजा है, महाराजा होता था, वो भारतीय शासन का सबसे बड़ा जो है वो पदाधिकारी मान लीजिए, आप कुछ ही मान लीजिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे चलते हैं तो दूसरे पे कौन है? तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ब्रिटिश संसद होती थी, ठीक है? ब्रिटिश संसद के नीचे भारतीय शासन बात कर रहा हूं कि भारत का जो शासन था वो किस किस अंडर में चल रहा था। सबसे टॉप पे जो था ब्रिटिश क्राउन हुआ करता था। सेकंड नंबर पे ब्रिटिश पार्लियामेंट हुआ करती थी। थर्ड नंबर पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहा जाता था। ब्रिटिश पार्लियामेंट में कैबिनेट मंत्री होता था जो भारत के सभी मामलों को देखा करता था। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स की हेल्प के लिए कौन होता था? तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स की हेल्प के लिए कौन होता था? इसकी हेल्प के लिए इंडियन काउंसिल होती थी। इंडियन काउंसिल होती थी, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। भारतीय परिषद बोलते हैं इसे बच्चे। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। अब क्वेश्चन ये है कि जब 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट आता है उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन होता है? तो कौन होता है? मॉर्ले होता है। तो सेक्रेटरी स्टेट कौन था? तो मॉर्ले था। ये भी आप ध्यान देना। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नीचे कौन काम करता था? भारत का वायसराय। भारत का वायसराय। और वायसराय कौन था ये भी पता होना चाहिए। तो मिंटो सेकंड था वो। तो मिंटो सेकंड।
और वायसराय के नीचे कौन काम करता था, जो इसके नीचे काम करते थे, जो पूरा शासन चलाते थे, वो इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को हिंदी में क्या कहा जाता है, कार्यकारिणी परिषद, कार्यकारिणी परिषद। इस तरह से भारत में जो शासन प्रणाली थी वो इस तरह से चलाई जाती थी। मेरी बात समझ में आ गई आपको? मतलब मैंने क्या समझाया कि भारत में जो शासन प्रणाली किस तरीके से चलाई जाती थी। सबसे पहले ब्रिटिश क्राउन होता था सबसे टॉप पे, सेकंड नंबर पे ब्रिटिश पार्लियामेंट होती थी, थर्ड नंबर पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। और जब 1909 का रिफॉर्म्स आता है, ये इंडियन काउंसिल एक्ट आता है, उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉरले था और उसकी हेल्प के लिए इंडियन काउंसिल होती थी। उसके इसके नीचे भारत का वायसराय होता था जो मिंटो सेकंड था उस समय, और इसके नीचे एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जो कार्यकारिणी परिषद, जिसे हम मंत्री परिषद कहते हैं आज, वो ये इस तरह से काम करते थे। तो ये अगर आपको समझ में आ जाता है तो डेफिनेटली आपको कहा जाता है कि मॉरले मिंटो सुधार जो है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, बहुत पूछा जाता है। तो यहां तक कि आपको अगर समझ में आ गई हो चीजें तो हम आगे बढ़ते हैं। और ये बेसिक चीजें आपको ये पता होना चाहिए, अगर ये मालूम नहीं है तो फिर आपको समस्या खड़ी हो जाएगी ये टॉपिक तैयार करने में। तो मेरी बातें समझ में आ गई होगी, प्लीज एक बार फिर देख लीजिएगा। सबसे ऊपर ब्रिटिश क्राउन होगा, उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट होगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की हेल्प के लिए इंडियन काउंसिल होगा, उसके बाद इसके नीचे वायसराय होगा, और वायसराय की हेल्प के लिए कौन होगा, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा। तो यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी, मैं ये आशा कर रहा हूं। ठीक है, मैं आशा सही करता हूं या गलत कर रहा हूं, बताइए मुझे आप कि मैं आशा सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं। आप जवाब भी नहीं देते हैं, कमेंट्स भी बहुत कम करते हैं, बड़ी कंजूसी कर रहे हैं आप, शेयर्स करने में भी और सब्सक्राइब्स करने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं आप। आपका जो बटन है वो आप बटन नहीं दबा रहे हैं, सब्सक्राइब का बटन नहीं दबा रहे, पता नहीं क्या हो रहा, हाथ में गुंठे में कुछ हो गया तुम्हारे, क्या हुआ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इतना प्यारा लेक्चर है, इतना बढ़िया लेक्चर है, इतना अट्रैक्टिव लेक्चर है, इतना बढ़िया, मैं बेसिक चीज समझा के चल रहा हूं। और अगर आपको यहाँ पे भी समझ में नहीं आ रहा तो समझ लेना फिर आपको कहीं पे भी समझ में नहीं आएगा, इतनी बात समझ लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये बेसिक चीज है, अगर बेसिक चीज समझ में नहीं आ रही तो फिर आपको समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, आप फिर पढ़ने के लायक नहीं है मेरे बच्चे। आप पढ़िए आराम से बेसिक चीजें यार, बिल्कुल। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी आपके लिए। तो इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या क्या है हम उसमें बारे में बात कर लेते हैं। चले एक बार फिर अपनी मंजिल, अपना दौर। मैंने कहा ना कि हम ऐसी मंजिल पे हैं, पढ़ाई जो होती है, जो शिक्षा होती है, वो ऐसा होता है जिससे आप कंटिन्यूटी रखेंगे तो आपके साथ रहेगी। अगर आपकी कंटिन्यूटी नहीं रहती है तो फिर वो आपके साथ नहीं चलने वाली। इसलिए कंटिन्यूटी बना के रखिएगा। बीच में एक दो दिन लेक्चर नहीं आते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपके साथ रहता हूँ। डेफिनेटली लेक्चर्स आएंगे, साथ साथ धीरे धीरे आएंगे, क्योंकि कहीं कहीं टेक्नोलॉजी मेरा साथ नहीं दे रही है, टेक्नोलॉजी की समस्या हो रही है, टेक्नोलॉजी मेरी परफेक्ट नहीं बन पा रही है जो ऑनलाइन क्लासेस के लिए होती है, और पूरी तरह से जो वीडियोस डालने वाली होती है, चीजें अपलोड करने वाली जो सिस्टम होते हैं वो नहीं हो पा रहा है। तो प्लीज मैं अभी आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है, मैं तो कर ही रहा हूं, आपको भी करना पड़ सकता है कि लगातार वीडियोस नहीं आ पाती है, कभी बीच में टाइम गैप करके आती है, कोई बात नहीं। चलिए इस बारे में बाद में बात करेंगे। पहला पॉइंट क्या है इस रिफॉर्म्स का, सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था आपका, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इसकी हेल्प के लिए कौन होती थी, मैं बताया पीछे बताया मैंने। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की हेल्प के लिए कौन होती थी, तो एक इंडियन काउंसिल होती थी, भारतीय परिषद। ठीक है, तो यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर बहुत बढ़िया है, 4-5 पॉइंट है, ज्यादा नहीं है इसमें, बस आपको समझना है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या हुआ, पहली बार यहां पे क्या हुआ, पहली बार दो भारतीय, जो दो भारतीय थे, इंडियंस थे, भारतीयों को एंट्री मिली। तो पहला पॉइंट क्या बना कि पहली बार ऐसा हुआ कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो लंदन में बैठा हुआ था, जो भारत का एक कैबिनेट मंत्री था, जिसे भारत मंत्री या भारत सचिव भी कहा जाता है, वो भारत के जो भी समस्याएं होती थी, जो भी विवाद होते थे, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाके जवाब देता था। और भारत के प्रत्येक अफेयर्स के लिए, भारत के प्रत्येक मैटर के लिए कहीं ना कहीं कहा जाता है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से जिम्मेदार था।
वही भारत मंत्री कहा जाता है, वही ब्रिटिश पार्लियामेंट में हमारे पक्ष को रखता था। और भारत में जितने रिफॉर्म्स होते हैं वो सब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होता था, जिसे कैबिनेट मंत्री कह रहे हैं भारत का, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करता था। तो इसकी जो काउंसिल थे, इन्हें काउंसिल में पहली बार 2 भारतीय अपॉइंट किए गए थे। एक केसी गुप्ता जी थे, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 भारतीय कौन कौन है? नंबर 1 केसी गुप्ता जी है, बहुत फेमस है। और दूसरे कौन है? तो दूसरे हैं सैयद हुसैन बिलग्रामी। सैयद हुसैन बिलग्रामी। तो एक पॉइंट तो ये पॉइंट आपके हाथ हो गया, एक पॉइंट तो आपको ये समझ में आ गया अच्छी तरीके से। तो मैं आपको बता रहा था कि कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट है आपको ये बेसिक है, इनको तो पता होना चाहिए। अगर आपको ये भी मालूम नहीं है तो फिर आप मॉडल मिंटो सुधार, जिसे हम कहते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट कहते हैं, वो आपको समझ में तकलीफ हो जाएगी। तो आपको अच्छे से पढ़ना मेरे बच्चे, बहुत अच्छे से पढ़ना है। अपने नोट्स बना के चलने हैं। अब अपने नोट्स नहीं बना रहे तो तकलीफ हो जाएगी आपको, ठीक है? दर्द होगा, तकलीफ होगी, फिर डॉक्टर आएगा, है ना? समस्याएं हैं। कहते हैं कि जीवन में या तो मस्ती ले लो, है, या पढ़ाई कर लो। देखिए 2 चीजें हैं, या तो मजे शुरू में ले लेंगे तो अगले 40 साल, अगर शुरू में 3 या 4 साल मजे ले लिया, आपने पढ़ाई नहीं की, तो अगले 30 या 40 साल आप अपनी जिंदगी को अपने ऊपर ढोते फिरोगे, अर्थात आपको बहुत ज्यादा तकलीफें होने वाली है, ठीक है? अगर शुरू के 3-4 साल पढ़ लोगे, अगले 40 साल सेफ हो जाएंगे, आपको कुछ जरूरत नहीं करने की, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, आराम से अपना जीवन यापन करना, एक घर बनाना अपना आराम से, अपनी फैमिली, गाड़ी, बच्चे, बैंक बैलेंस सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है? इधर शुरू के 3-4 साल पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, अगले 40 साल तो सेफ है मेरे दोस्त, ठीक है? प्रेजेंट में महसूस करो कि फ्यूचर क्या हो सकता है, ठीक है? इसलिए आपको महसूस करना है। दूसरा पॉइंट देखिएगा, मुझे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। दूसरा पॉइंट है कि जो वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसमें पहली बार भारतीय को लिया गया था। इस बात का पहली बार एक मंत्री जो था वो भारतीय बनाया गया था। तो यहां पे मैं बता रहा, तो भारत के वायसराय की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी। जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी उसमें फर्स्ट टाइम क्या हुआ, उसमें फर्स्ट टाइम, इसमें भी फर्स्ट टाइम क्या हुआ, फर्स्ट टाइम एक भारतीय लिया गया। और वो भारतीय कौन था सब जानते हैं, सत्येंद्र, ठीक है? बहुत फेमस है सत्येंद्र जो नाथ सिन्हा है, ये बहुत फेमस नाम है, बहुत पूछा जाता है, एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है। तो सत्येंद्र नाथ सिन्हा को पहली बार कहा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी हैं जिन्हें लिया गया था पहली बार। ये कहा जाता है कि कहीं न कहीं जो भारतीय वायसराय थे, मिंटो सैगिंग थे, उनकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें पहली बार एक भारतीय लिया गया था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है? ये भी याद रखना। और इन्हें किसका पद दिया गया था? ये दरअसल मैंने कहा था जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स होते थे वे एक मंत्री की तरह होते थे। और इन्हें क्या बनाया गया? इन्हें कानून मंत्री, इन्हें कानून जो है कानून मंत्री का पद दिया गया था, कानून मंत्री का पद दिया गया था। ये भी सुन लीजिएगा। तो यहां पे हमने 2 बातें करी, यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली तरफ भारतीय आए, और इंडियन काउंसिल जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स के अधीन काम करती है उसमें 2 भारतीय गए थे, केसी गुप्ता गया था, एक सैयद हुसैन बिलग्रामी गया था। यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई होगी। ये 2 पॉइंट है आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, चीजें ज्यादा हाई फाई नहीं है। अब बात करते हैं कि प्रांतीय विधानमंडल थी, उनके हालात क्या थी। जो प्रांतीय विधानमंडल थी वे कितनी थी? तो टोटल वे जो थी इस टाइम जो चल रही थी वो 7 चल रही थी। कितनी थी? टोटल 7 थी। जो प्रांतीय विधानमंडल थी वे कितनी थी? वो 7 थी। प्रांत मान स्टेट मान लीजिए, स्टेट में जो आज विधानसभा कहते हैं, जिसे हम विधानमंडल कहते हैं, वही है और कुछ नहीं है। तो प्रांतीय विधानमंडल टोटल 7 थी। 7 कौन कौन सी थी मैं बता दूं। सबसे पहले एक बंगाल थी आपकी, मद्रास थी आपकी, ठीक है, संयुक्त प्रांत थी आपकी, संयुक्त प्रांत, और चौथी आपकी बंबई। ये 4 तो आपकी हो गई, 1 2 3 4। और यहां पे सदस्य संख्या कितनी है? सदस्य संख्या जो थी 50 थी, ठीक। और उसके बाद कौन सी कितना हो गई? 4। चौथा पॉइंट यहां है 5
6 और 7। यहाँ पे पंजाब, और यहाँ पे पंजाब के बाद फिर असम, ठीक है, और उसके बाद वर्मा, बर्मा। और इसमें कितनी सदस्य संख्या थी? 30। और जो सदस्य आ रहे हैं, जो सदस्य काउंट किए जा रहे हैं, जो प्रांतीय विधानमंडल में जा रहे हैं, सब कुछ अप्रत्यक्ष प्रणाली। कौन सा था प्रणाली? अप्रत्यक्ष प्रणाली। अभी डायरेक्ट वोटिंग का सिस्टम नहीं था। अप्रत्यक्ष प्रणाली में क्या था? एक रिप्रेजेंटेटिव जमींदार का रिप्रेजेंट जाएगा, और नगर निगम का रिप्रेजेंट जाएगा। रिप्रेजेंटेटिव माने प्रतिनिधित्व बन के जाते थे। नगर निगम का हो गया, जमींदार का हो गया, और कॉमर्स ऑफ चैम्बर का हो गया। इस तरह से कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंटेटिव बन के जो कहीं प्रांतीय विधानमंडल में जाते थे। अभी डायरेक्ट वोटिंग का सिस्टम नहीं था, कि डायरेक्ट प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का सिस्टम नहीं था कि आप गए और आपने जाकर वोट कर दी। ऐसे वोटिंग नहीं दी जाती थी प्रांतीय विधानमंडल में। अब भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट सिस्टम यूज किया जा रहा था प्रांतीय विधानमंडल में। तो हमने 3 बातें करी है। पहली बात क्या हमने करी है कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स है उसकी इंडियन काउंसिल में 2 भारतीय गए थे। फिर भारत के वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसमें एक भारतीय गया था, उसका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे। और कहा जाता है इनके लिए कि ये लॉ का इनको पद दिया गया था, ये कानून मंत्री बनाए गए थे। और तीसरी बात है, प्रांतीय विधानमंडल जो थी वहां भी सदस्य संख्या बढ़ाई गई थी। अब यहाँ पे टोटल प्रांतीय विधानमंडल 7 बना दी गई थी, और 4 जो थी उनमें कहीं ना कहीं क्या 50 सदस्य थे, और पंजाब और असम और तुम्हारा जो वर्मा था वहां पे 30 सदस्य रखे गए थे। यहां तक की बात है। 3 पॉइंट हमारे क्लियर होगी। ये तीनों पॉइंट आपको समझने हैं, अच्छी तरह से देखने हैं। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है तो मुझे बताइएगा। चौथा पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, काफी बड़ा पॉइंट है, इसको समझना है आपको। ठीक है बच्चे, तो यहां तक का आपका पॉइंट क्लियर हो गया, तो फिर मैं आगे चलता हूं। ठीक है, गुड। चलिए, तो बेसिक चीजें हैं, कोई ज्यादा बड़ी बातें नहीं है कि आप बहुत बड़ी बातें पढ़ रहे हैं। बस बेसिक पॉइंट पढ़ते रहिएगा, आपका हो जाएगा डेफिनेटली, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, डेफिनेटली हो जाएगा। लेकिन दरअसल अगर आप नहीं पढ़ पाएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो प्रांतीय विधानमंडल पढ़ी, अब केंद्रीय विधानमंडल और पढ़ लेते हैं। चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय विधानमंडल। ठीक है, अब जो केंद्रीय विधानमंडल, तो हमने कहा था इसके 2 पोर्शन होते हैं। एक तो कहा जाता है कि जो वायसराय था उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, वो मंत्री तरह काम कर, मंत्री परिषद की तरह काम करती थी, और एक विधायी शक्ति थी। तो इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे केंद्रीय विधानमंडल की बात कर रहे थे, तो मैंने 2 चीज कही है। एक भारत के वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ये मंत्री परिषद की तरह काम करती थी, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। और यहाँ पे एक सदस्य बढ़ा दिया गया था, इंडियन सदस्य पहली बार लिया गया था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये भी आप एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं एग्जाम में। और उसके बाद दूसरा पॉइंट अगर चलता है तो वह है विधायी कार्य। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 2 चीजें हैं, सदस्य संख्या फिर बढ़ा देंगे। सबसे पहले जब 1861 आया था वहां 6 से 12 सदस्य थे। जब 1852 में आया था इंडियन काउंसिल एक्ट, तो वहां पे 10 से 16 सदस्य कर दिए। अब यहां पे सदस्य संख्या कितनी कर दी? यहां पे 16 से 60 कर दी, 60 सदस्य कर दिए। ठीक है, इतनी बात समझ लेना। ये बात समझ में आ गई, इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। और यहाँ पे एक चीज और बताना है मुझे कि जो विधायी में सदस्य लिए जाते, जो विधायी कार्य में सदस्य लिए जाते थे, तो सदस्य यहाँ पे जो सदस्य थे उनमें मुस्लिम भी थे। जो मुसलमानों को लिया जाता था, सदस्य में जो मुसलमानों को लिया जाता था, यहाँ पे एक बड़ी अच्छी कंडीशंस लगा दी गई थी। ये बहुत पूछा जाता है कि यहाँ पे पहली बार कहा जाता है कि पृथक निर्वाचन मंडल जो था वो यूज किया गया था मुसलमानों के। तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाया गया था। मतलब विधायी कार्य में जो जा रहे हैं, जो सदस्य जा रहे थे, तो उनके लिए कहेंगे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाया गया था। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि वो कौन सा अधिनियम था, वो कौन सा एक्ट था जिसमें पहली बार
कहा जाता है कि सांप्रदायिक जो चुनाव प्रणाली थी, या सांप्रदायिक जो सिस्टम था, इलेक्शन सिस्टम था, वो बना दिया गया था कि पृथक जो निर्वाचन मंडल था मुसलमानों के लिए बना दिया गया था। मतलब ये होता है कि जो स्पेशल क्या होगा कि मुसलमान ही किसी सीट पे खड़ा होगा और मुसलमान ही वोट देगा, किसी और को वोट करना तो खड़े होने का अधिकार होगा और नहीं वोट देने का अधिकार होगा। और इसे कहा जाता है सांप्रदायिक जो था चुनाव प्रणाली कहा जाता है। तो आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाएगा, सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि भारत में पहली बार सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली जो था या पृथक निर्वाचन मंडल था वो कब बनाया गया था? तो 1909 में बनाया गया था। इसका मतलब ये होता है कि केवल मुसलमान ही खड़ा होगा और किसी को चुनाव में खड़ा होने का अधिकार नहीं होगा, और उसके लिए वोटिंग का अधिकार जो होगा, वोटिंग में केवल कौन करेगा? मुसलमान करेगा, और किसी को वोटिंग का अधिकार भी नहीं होगा। इसे पृथक निर्वाचन मंडल कहा जाता है। और कहा जाता है कि यहीं से कहीं ना कहीं जो टू नेशन थ्योरी थी, यानी कि दो राज्यों का निर्माण था, दो राष्ट्रों का निर्माण था, वो यहीं से शुरू हो गया था। अब ये डिसाइड हो गया था कि फ्यूचर में कहीं ना कहीं एक नया राष्ट्र बनेगा जो मुसलमानों का रिलेटेड राष्ट्र होगा। तो ये जरूर दिखा दे इस पॉइंट ने कि अगर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली भारत में स्टार्ट हो गई तो कहीं ना कहीं ये पता लग गया कि मुसलमान अब भारतीयों से कहीं ना कहीं अलग होने लगे थे और वो अपना अलग स्टेट की मांग करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं हमें दिखाता है फ्यूचर में कि टू नेशन थ्योरी आ चुकी थी अब देश के अंदर। अब पूरे देश में टू नेशन थ्योरी आ चुकी थी कि अब दो राष्ट्रों का निर्माण होना है, क्योंकि मुसलमानों ने पृथक या सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का इस्तेमाल कर दिया था कि मुसलमान ही कहीं किसी सीट पे खड़ा होगा, मुसलमान ही वोटिंग करेंगे, ना तो किसी और संप्रदाय के लोगों को चुनाव में खड़ा होने का अधिकार है, नहीं वोटिंग करने का अधिकार है। ये बहुत ही कहा जाता है क्रिटिकल माना जाता है, बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा एक अभिशाप मानिए। भारतीय राजनीति में एक बड़ा बुरा वक्त था, ये दौर था उस समय का, ये बड़ा बुरा दौर आया था उस समय जब ये चीजें देखने को मिल रही थी। चलिए कोई बात नहीं, इस पॉइंट को समझ गए होंगे। नंबर दूसरे पे चलते हैं कि बजट पर वोटिंग का अधिकार दे दिया गया, वोटिंग राइट दिया। आपको पता होगा, आपको पता क्या होगा कि आपको मालूम होगा कि जब बजट पे वोटिंग का अधिकार तो नहीं दिया गया था, पर डिस्कस करने का अधिकार था। जब हमने 1892 का जब एक्ट पढ़ा था उस पर केवल डिस्कस करने का अधिकार था, वोटिंग का अधिकार नहीं था। यहाँ वोटिंग का अधिकार भी दिया गया और प्लस पूरक प्रश्न पूछने का भी, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी मिला। ठीक है, लेकिन पहले नहीं था ये चीजें। लेकिन अब भी कहीं न कहीं एक चीज, दो तीन चीजें और हैं जो वहां के विधायी कार्य के लोग हैं उन्हें ये अधिकार नहीं था कि विदेशी भारत का विदेशियों के साथ किसके साथ संबंध होगा, किसके साथ संबंध नहीं होगा, और देशी रियासतों के जो महाराज होंगे उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते थे। तो अब भी कहीं ना कहीं दो चीजें ऐसी हैं कि बजट पे आप डिस्कस कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दोबारा से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज और बदल गई, ये विधायी है। विधायी जैसे आजकल हमारा संसद चलता है ना, संसद की तरह जो विधायी वाला पॉइंट है, तो इसे मंत्रिपरिषद मान लीजिए और इसे क्या संसद मान लीजिए। संसद में जो कार्यवाही होती है विधायी कार्य कहलाता है, जो वहां कानून बनते हैं। तो यहाँ पे अब भी आप विदेशी संबंध, भारत का जो विदेशी संबंध है उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे, और देशी रियासतों के शासक थे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे, ये भी बैन। तो कुल मिला के 4 पॉइंट थे जो मैंने बताया आपको, मैं बेसिकली एक बार फिर दोहरा देता हूं। सबसे पहले ये था कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, यानी कि भारत का जो कैबिनेट मंत्री था, जो विदेश में, जो लंदन में रहता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारत को रिप्रेजेंट करता था, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो इंडियन काउंसिल थी उसमें 2 भारतीय लिए गए थे। दूसरा जो भारत के वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पहली बार भारतीय लिया गया था, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी लिए गए थे, जो कानून मंत्री बनाए गए थे। ये 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, प्रांतीय जो विधानमंडल थी हमारी, जो प्रांतीय लेजिस्लेचर थी, तो कहीं ना कहीं वहां पे अब जो है वो टोटल 7 संख्या हो गई थी उनकी, और वहां पे सदस्य संख्या बढ़ा दी गई थी। कुछ जो 4 राज्य थे जैसे बंगाल था, मद्रास था, बंबई था, संयुक्त प्रांत था, वहां पे सदस्य संख्या 50 कर दी गई थी। और जो असम था और वर्मा था और तुम्हारा जो पंजाब था, वहां पे 30 सदस्य संख्या थी। और सभी डायरेक्ट नहीं होते चुनाव प्रणाली, इनडायरेक्ट चुनाव प्रणाली से आते थे, और प्रतिनिधि चुनाव प्रणाली भी कह सकते हैं। काफी गर्मी है बेटा आज, ठीक है, मुझे गर्मी में वीडियो बनानी पड़ रही है, कोई बात नहीं, आप ही के लिए है। बस कहते हैं कि गर्मी सर्दी ये तो खुदा के नज़ारे हैं, और प्यास तो उनको भी लगती है जो समुद्र किनारे हैं। तो हर आदमी को गर्मी सर्दी लगती है, और डरने की जरूरत नहीं, ये बेसिक चीज़ है।
चलिए, उसके बाद चौथा पॉइंट क्या था, केंद्रीय विधानमंडल था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल अपना काम कर रही है, उसे छोड़ दो। अब आते हैं विधायी कार्य, जो संसद की भूमिका में जो कानून बनाती है। अब यहाँ पे सदस्य संख्या जो 16 थी वो 60 कर दी गई थी। और यहाँ पे सबसे बड़ा बदलाव देखा गया कि पहली बार मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली इस्तेमाल की गई, प्रत्येक निर्वाचन मंडल इस्तेमाल किया गया, और बजट पे अब बोल भी सकते थे, बोलने का तो पहले मिल गया था, वोटिंग का अधिकार भी था, और सब कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने का अधिकार था। लेकिन विदेशी संबंध, भारत के विदेशी संबंध किसके साथ होंगे किसके साथ नहीं होंगे। और दूसरी चीज आती है कि देश से रियासत संबंधित जो राजा होते थे उनसे रिलेटेड हम कोई क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते थे। तो कुल मिलाकर ये आपका मॉर्लेमेंटो सुधार हो गया। अब हम मिलेंगे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919 से मिलेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक का हमारा पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब कोई भी डाउट हो, कोई भी आप क्वेरी हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। इसके साथ मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूँ, कमेंट भी देते रहिए मुझे, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहना। इसी के साथ मैं अपना टॉपिक समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों, बस लव यू ऑलवेज यू।